इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में इसी वीक से करंट अफेयर्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, जो कि इस वीडियो में से नहीं होगा। पहला है, विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी 1975 को ही विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और सबसे महान प्रवासी बन गए थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने की खुशी में ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को 4 साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा और यह घोषणा 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो 2022 से 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र के बलिदान के लिए ये उनको याद करने के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्किम ने लोसांग महोत्सव मनाया, जिसे नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि लोसांग महोत्सव या नामसूंग महोत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना कि सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार हैं पांग लहाबसोल, सोनम लोहछार महोत्सव, सागा दावा। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। ये भी एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना है कि ये सब फेस्टिवल जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं अभी PS बोले और सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 3 सदस्यीय समिति है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा जांच के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सुधीर सक्सेना इसकी अध्यक्षता करेंगे और ये 3 सदस्यीय समिति है। बाकी सदस्य जो हैं वो हैं बलबीर सिंह और सुरेश। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी रक्षा मंत्री कौन हैं, तो वो राजनाथ सिंह हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है, ये पूछा जा सकता है। तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, रतन टाटा की जीवनी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये नवंबर 2022 में रिलीज की जाएगी। जीवनी
एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि रतन एंड टाटा द एथोराइज्ड बायोग्राफी, ये जो किताब है ये किनके द्वारा लिखी गई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन को अब एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पे जाने जाने वाला स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया रेलवे स्टेशन के बगल में ही है, उसी के आसपास है। और जिस जगह पे ये है, केवड़िया कॉलोनी नाम की जगह पे है वो, और केवड़िया कॉलोनी को अब एकता नगर के नाम से जाना जाएगा। तो ये रेलवे स्टेशन का नाम जो बदला गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो अब केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये गांव जिले की मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया हैं। ये सभी गांव बनतांगिया गांव हैं। बनतांगिया समुदाय में वो लोग शामिल हैं जो अपनी वैश्विक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्व गांव किसको कहा जाता है, तो उसके बारे में इसमें बताएंगे आपको। एक राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमा होती है। एक राजस्व गांव में कई गांव हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व गांव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व गांव के रूप में मान्यता होने पर ये सभी गांव सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार होंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और अन्य संबंधित सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पहला हेली हब ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो वो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। यहाँ हेलीकॉप्टर से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिलेगी। नेक्स्ट है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत कौशल यानी इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अभी समापन हुआ, जिसमें प्रतियोगिता के 270 विजेताओं को 61 स्वर्ण, 77 रजत, 53 कांस्य और 79 उत्कृष्ट पदकों से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता के विजेताओं को अक्टूबर 2022 में शंघाई, चीन में विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत कौशल 2021 के जो विनर हैं उनको विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कहाँ भेजा जाएगा, या ये पूछा जा सकता है कि विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2022 में कहाँ होने वाली है, तो वो शंघाई, चीन में होने वाली है। इंडिया स्किल प्रतियोगिता से संबंधित जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पे कौन सा स्टेट रहा, तो वो है उड़ीसा। इस साल इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में 51 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। उड़ीसा ने 10 स्वर्ण, 18 रजत, 9 कांस्य और कुल उसके अलावा 14 पदक जीते। और दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र जिसने 30 पदक जीता, और तीसरे नंबर पे केरल रहा जिसने 25 पदक जीता। ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी जो असम की राजधानी है वहाँ पे संपन्न हुआ। इस
उत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र की वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ मनाया गया, तो वो गुवाहाटी में मनाया गया। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने चीनी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी वीवो को 2022 और 2023 सीजन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के शीर्ष प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में बदल दिया है। यानी कि 2022 और 2023 सीजन के लिए आईपीएल का जो 2022 का और 2023 का जो सीजन होने वाला है उसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो वीवो कंपनी के पास था, लेकिन वीवो कंपनी इसमें से अब निकल गई है, तो उसके जगह पे अब टाटा ग्रुप उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वीवो की जगह पे जो टाटा वीवो की जगह पे जो नया टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है वो किसे मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। तो टाटा समूह को मिला है, यानी टाटा ग्रुप। यानी अब 2022 और 2023 का जो सीज़न है वो टाटा आईपीएल कहलाएगा, पहले ये वीवो आईपीएल था। इसके लिए टाटा ग्रुप ने प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जो कि वीवो द्वारा भुगतान किए गए भुगतान का 60% है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेगी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई उसकी जांच के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस इंदु मल्होत्रा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी VIL में सबसे बड़ी शेयरधारक बनने के लिए तैयार है। भारत सरकार के पास वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की 35.8% हिस्सेदारी होगी। उसके बाद वोडाफोन समूह का 28.5% और आदित्य बिरला समूह का 17.8% हिस्सा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी होगी, तो वो है 35.8%। नेक्स्ट है, भारत की सबसे उम्रदराज भालू जिसका उम्र 40 साल था और उसका नाम था गुलाबो, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में इसको रखा गया था। उस भालू का निधन हो गया। ये भालू उस उद्यान का मुख्य आकर्षक था। गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत का सबसे उम्रदराज भालू जिसका हाल ही में निधन हुआ उसका नाम क्या था, तो उसका नाम गुलाबो था। उसको कहाँ रखा गया था, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को अपना नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया है। वो के सिवन का स्थान लेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं, ये पूछा जाएगा। तो इसरो के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, और इनके पहले कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके पहले थे के सिवन। नेक्स्ट है, अमेरिकी व्यक्ति डेविड बेनेट आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस आदमी के हृदय को सुअर के हृदय से ट्रांसप्लांट किया गया है, प्रत्यारोपण किया गया। तो वो आदमी का नाम था, अमेरिकी व्यक्ति हैं, डेविड बेनेट। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2023 से 20 जनवरी
2023 तक बधिरों के लिए विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खेली जाएगी। बधिर यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए 10 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खेली जाएगी और इसकी मेज़बानी केरल को दी गई है। विश्व की पहली ये चैंपियनशिप होगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा, वो केरल में खेला जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे ये गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें भारत में वन का क्षेत्रफल कितना है उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इस टॉपिक से, तो इसलिए इसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो इस बार जो रिलीज़ किया गया है वो 17वां संस्करण था ISFR का। ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से हर 2 साल में देश के वन संसाधनों का आकलन करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कितने सालों पे रिलीज़ किया जाता है। तो हर 2 साल पे रिलीज़ किया जाता है देश के वन संसाधनों का आकलन करने के लिए। 2019 के आकलन की तुलना में ISFR 2021 में भारत के वन और वृक्षों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। तो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि 2021 के रिपोर्ट में 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन और वृक्ष के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोनों मिलाकर 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वन और वृक्षों का आवरण अब 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों का आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये पूछा जाता है कि भारत में जो वन का आवरण है वो भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, ये परसेंटेज पूछा जाता है। तो याद रखना है कि कुल वनों का आवरण जो है वो भौगोलिक क्षेत्र का 21.7% है और वृक्षों का जो आवरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। और कंबाइंड रूप से वन और वृक्ष दोनों का कंबाइंड रूप से जो आवरण है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, या परसेंटेज के रूप में 24.62% है। तो ये परसेंटेज इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका वन का आवरण कितना है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, तो वो है 21.7% और वृक्षों का आवरण है 2.91% और कुल 24.62% है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में टॉप 5 स्टेट कौन हैं, यानी वन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस स्टेट में हुई है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर। तो ये टॉप 5 स्टेट का नाम भी याद रखना है जहाँ की वन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो टॉप पे है आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष 5 राज्य, यानी कि अपने जोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज के रूप में जो टॉप 5 स्टेट हैं वो हैं कि मिजोरम में
84.53% एरिया में वन और वृक्षों का आवरण है। और अरुणाचल प्रदेश में 79 उसके जोग्राफिकल एरिया का 79.33 क्षेत्र में वन और वृक्षों का आवरण है। उसके बाद मेघालय का नंबर आता है, फिर मणिपुर का और फिर नागालैंड का। तो इम्पोर्टेंट ये है, पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है जो अपने जोग्राफिकल एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा क्षेत्र में वन और वृक्षों का आवरण है। तो वो है आपका मिजोरम, जहाँ उसका जोग्राफिकल एरिया का 84.53% क्षेत्र में वन और वृक्ष हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का नंबर, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट है 2019 के आकलन की तुलना में देश में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कुल मैंग्रोव कवर अब 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वो है 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल मैंग्रोव कवर अब कितना हो गया है, 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मैंग्रोव कवर की वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्य, टॉप 3 स्टेट जो हैं वो है उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वन में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 की तुलना में 2021 में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि शामिल है। यानी कि 2019 की तुलना में 2021 में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर में उखरुल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ। इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। वहाँ का जो नींबू है वो ये स्पेशल टाइप का नींबू है जो कि अद्वितीय है, यूनिक है। मणिपुर के कचाई नींबू को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है और उखरुल जिले के कछाई गांव में यह व्यापक रूप से उगाया जाता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में उगाए जाने वाली अन्य नींबू किस्मों के विपरीत कचाई नींबू को अद्वितीय माना जाता है क्योंकि यह अस्कॉर्बिक एसिड का एक समृद्ध स्रोत है। जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका कचाई नींबू है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका मणिपुर में, और मणिपुर के उखरुल जिले के कछाई गांव में मुख्य रूप से ये उगाया जाता है। नेक्स्ट है फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी बन गया है। यानी कि फिलीपींस पहला देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इस समझौते से भारत की रक्षा प्रणाली को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और अब आज का सवाल, जो कि इस वीडियो में से नहीं है लेकिन इसी वीक का करंट अफेयर्स है, तो आपको इंटरनेट से सर्च करके इसका आंसर कमेंट करके बताना है। भारत ने किस देश को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा अभी हाल ही में की है? तो किस देश को भारत ने ये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस या म्यांमार। कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए। थैंक यू।